नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आज सबसे पहले आपको बीकानेर में हो रहे खेजड़ी आंदोलन के बारे में बताएंगे कि आखिरकार आज कौन सा बड़ा नेता आंदोलन के बीच पहुंचे, और उसके बाद कल होने वाले राजस्थान विधानसभा में बजट के बारे में बताएंगे कि इस बजट से किसानों को कितना क्या फ़ायदा होने वाला है। और फिर आखिर में आपको बताएंगे विज्ञान से जुड़े रोचक तथ्य की जगह जीवन दर्शन से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण बात। लेकिन सबसे पहले सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर की ओर आज लौटते हैं। आज दोपहर को कांग्रेस के नेता और बायतू से विधायक हरीश चौधरी अचानक बीकानेर खेजड़ी बचाओ आंदोलन के महापड़ाव के बीच पहुंचे। हरीश चौधरी सर्किट हाउस से बीकानेर से पैदल मार्च करते हुए महापड़ाव स्थल तक पहुंचे और मंच पर पहुंचकर आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए हरीश चौधरी ने बताया कि जब जब प्रकृति ने मनुष्य का साथ छोड़ा था उस समय खेजड़ी ने जीवन को बचाने का काम किया था, खेजड़ी ने ही जीवन को बचाया था। और आज जरूरी हो गया है कि अब सरकार खेजड़ी से संबंधित कानून बनाए और उसे लागू करें। हरीश चौधरी के भाषण के समाप्त होते ही वहां पर मौजूद साधु संतों ने माइक को थामा और साधु संतों ने मांग की कि आप भी राजस्थान विधानसभा के बाहर बैठिए, वहाँ पर धरना लगाइए और सरकार को ये कहिए कि जब तक कानून लागू नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। यानी एक जयपुर की ओर धरना और दूसरी ओर बीकानेर की ओर धरना, और फिर आखिरकार सरकार जाएगी कहाँ। सरकार को ये मजबूर होकर के खेजड़ी बचाओ कानून है वो लागू करना पड़ेगा। इससे पहले इस आंदोलन में शामिल विभिन्न साधु संतों की मंडली का मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम की तस्वीरें आ रही थी, और कल तक आपने देखा भी होगा कि मुख्यमंत्री साधु संतों को एक दुपट्टा पहना रहे हैं, उनका स्वागत कर रही हैं। लेकिन अब अलग अलग बयान आ रहे हैं। कई साधु संतों ने कहा कि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, तो कईयों ने कहा कि सरकार की कुल्हाड़ी बड़ी है और हमारे सर अधिक है। सरकार के स्तर पर क्या बातचीत हुई? कुल्हाड़ी भारी है लेकिन हमारे सिर ज्यादा है। आपके सिर? इन बयानों से सीधा स्पष्ट है कि सरकार ने खेजड़ी बचाओ आंदोलन को लेकर कोई गंभीरता नहीं दर्शाई है। केवल साधु संतों के साथ सरकार ने फोटोशॉप किए, और ये चिंताजनक और सबसे बड़ी चिंतनीय बात है कि इतने दिन इस आंदोलन को होने के बावजूद भी सरकार आखिरकार इस प्रकृति से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु पर गुमराह क्यों कर रही है, और क्यों कभी कह रही है कि 2 संभागों के अंदर खेजड़ी बचाओ आंदोलन लागू होगा, यानी कि 2 संभागों के अंदर खेजड़ी की कटाई नहीं होगी, और क्यों कभी कह रही है कि लागू नियम हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलान हो जाएगा। सरकार को इस बात को लेकर समझना चाहिए। और आज की दूसरी बड़ी खबर है, और आज हम उस बजट की बात करेंगे जिसका इंतज़ार राजस्थान का किसान महीनों से नहीं सालों से कर रहा है। क्योंकि ये बजट सिर्फ सरकार की प्राथमिकताएं नहीं बताएगा, बल्कि ये तय करेगा कि राजस्थान का किसान आने वाले 5 साल उम्मीद में जिएगा या कर्ज में दबा रहेगा। ये बजट तय करेगा कि गांव आत्मनिर्भर होंगे या पलायन की कतारें और लंबी होगी। कल बुधवार 11 फरवरी को राजस्थान सरकार विधानसभा में एक बजट पेश करने जा रही है, और ये बजट पहले से जो एक संकेत के रूप में सामने आ रहे हैं, इस बजट से जुड़े हुए जो सरकारी गलियारों से इनपुट मिल रहे हैं, जो ड्राफ्ट की परतों से छन करके बाहर आ रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि सरकार इस बार किसान, महिला, पशुपालक, गांव, बिजली और पानी को केंद्र में रखकर बजट के स्क्रिप्ट लिख रही है। यानी कि सबसे पहले बात उस योजना की जो हर किसान के दिल के सबसे करीब है, बिना ब्याज का फसली कर्ज और सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को शून्य ब्याज पर ऋण देने की योजना को सरकार और अधिक विस्तार देने जा रही हैं। यानी कि जो एक ऋण देने की योजना है उसमें राशि को भी बढ़ाया जा सकता है, और लाखों नए किसानों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि वो किसान जो आज तक सिस्टम से बाहर थे, जो सहकारी समिति के मेंबर नहीं थे, जो बैंक की दहलीज तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उन्हें कैसे जोड़ा जाएगा। और यही सरकार की एक रणनीति सामने आ जाती है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गांव-गांव मजबूत किया जाएगा। विशेष अभियान चलाकर किसानों को इन समितियों का सदस्य बनाया जाएगा, ताकि किसान को कर्ज के लिए शहर न जाना पड़े,
फाइलों के पीछे न भागना पड़े, घंटों भर इंतजार नहीं करना पड़े और शाहूकारों के सामने हाथ न फैलाना पड़े। गांव में ही पैसा मिले, समय पर मिले और बिना ब्याज के मिले। यानी कर्ज अब किसान की बेबसी नहीं बल्कि उसकी पूंजी बनेगी। और इसके साथ ही सरकार किसान सम्मान निधि को लेकर के भी एक बड़ा संदेश दे सकती है। संकेत ये मिल रहे हैं कि राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली सम्मान निधि को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 12,000 रुपये सालाना तक पहुंचाया जा सकता है। और अब इसे सिर्फ रकम मत समझिए, इसे उस भरोसे की किस्त समझिए जो सरकार किसानों के खाते में डालना चाहती है। क्योंकि किसान आज सिर्फ मौसम से नहीं लड़ता, वो बाजार से भी लड़ता है। लागत बढ़ती है, दाम गिरते हैं और बीच में किसान पिस जाता है। ऐसे में सम्मान निधि उसकी न्यूनतम सुरक्षा कवच बन सकती हैं। और अब बात करते हैं एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की। सरकार गेहूं सहित कुछ प्रमुख फसलों पर बोनस की घोषणा कर सकती हैं और सिर्फ बोनस ही नहीं बल्कि बोनस की राशि भी बढ़ाई जा सकती है। इतना ही नहीं, इस बार मोटे अनाज यानी कि बाजरा और ज्वार जैसी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का दायरा भी बढ़ाने की तैयारी में है। और चुनिंदा फसलों की सरकारी खरीदी तय होगी ताकि किसान को मंडी में मजबूरी में फसल बेचनी न पड़े, ताकि उसे अपने उपज का सही दाम मिले। और यही वो बिंदु है जहां सरकार खेती को घाटे का सौदा नहीं बल्कि फायदे का व्यवसाय बनाना चाहती है। और अब अगर हम खेती के भविष्य की बात करें तो सरकार हाईटेक और मॉडर्न एग्रीकल्चर पर बड़ा दाम लगाने जा रही है। ग्रीन हाउस, शेड नेट, मल्चिंग, लो टनल फार्मिंग और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों के लिए बजट बढ़ाया जा सकता है, ताकि किसान सिर्फ फसल उगाए नहीं बल्कि उसे सुरक्षित भी रखे, प्रोसेस करे और बेहतर दाम पर बेचे। यानी खेत से बाजार तक पूरी चेन मजबूत हो। इसके साथ ही छोटी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की घोषणा भी संभव है, खास तौर पर आदिवासी इलाकों के लिए जहां आज भी बारिश एक किस्मत का या फिर एक भरोसा ही बारिश को तय कर सकती है। माइक्रो इरिगेशन योजनाओं का दायरा बढ़ाया जाएगा। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम को ज़्यादा सब्सिडी के साथ किसानों तक पहुंचाने की योजनाएं बनाई जा रही है, ताकि कम पानी में ज़्यादा पैदावार हो सके, अधिक उपज हो सके। और अब बात करते हैं पशुपालन की, क्योंकि राजस्थान में खेती के साथ पशुपालन जीवन रेखा है। दूध उत्पादक किसानों से खरीदे जाने वाली दूध पर बोनस बढ़ाने की संभावना है। और पशुधन स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा भी बढ़ाया जाएगा, ताकि बीमारी की स्थिति में पशुपालक बर्बाद न हो और सस्ते प्रीमियम पर ज़्यादा कवरेज मिले। बाड़मेर में अनार क्लस्टर की घोषणा हो सकती है, और जिससे स्थानीय किसानों को प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की सुविधा मिले। ऊंट पालकों के लिए अनुदान बढ़ाने की घोषणा संभव है, क्योंकि ऊंट सिर्फ पशु नहीं बल्कि मरुस्थल की संस्कृति और आजीविका दोनों है। दुधारू पशुओं के लिए सस्ता बीमा, पशुधन संरक्षण के लिए अलग प्रावधान और महिलाओं के लिए विशेष डेयरी प्रोत्साहन योजना की संभावना भी लगाई जा रही है, और जिसमें महिलाओं को सब्सिडी, प्रशिक्षण और कर्ज तीनों का एक साथ लाभ मिलेगा। लखपति दीदी योजना का दायरा भी बढ़ाया जाएगा, ताकि ग्रामीण महिलाएं सिर्फ स्वयं सहायता समूह के सदस्य न रहें बल्कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। महिला स्वयं सहायता के समूहों की संख्या और उनके लिए बजट बढ़ाया जाएगा। मेधावी छात्राओं को हर साल स्कूटी देने की योजनाओं को और अधिक व्यापक बनाया जा सकता है, ताकि शिक्षा में लैंगिक अंतर कम हो। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगियों के लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा भी संभव है, क्योंकि यही वो महिलाएं हैं जो गांव की सेहत और भविष्य दोनों संभालती हैं। और अब बात बिजली की, क्योंकि किसान की खेती और उद्योग की गति बिजली से तय होती है, तो सरकार किसानों को निर्धारित घंटे बिजली देने की योजनाओं का एक ऐलान भी कर सकती हैं। स्मार्ट मीटर के जरिए सस्ती और पारदर्शी बिजली व्यवस्था लागू की जा सकती है। नए ग्रिड सब स्टेशन बनाए जा सकेंगे और कम क्षमता वाले जीएसएस को अपग्रेड करने की योजना भी बनाई जा रही है। उद्योगों को समय पर पर्याप्त बिजली देने के प्रावधान होंगे, ताकि रोजगार बढ़े। और किसानों की बिजली दरें नहीं बढ़ाने का संकेत भी इस बजट में मिलने की संभावना तलाश रही है। और नए बिजली कनेक्शन की प्रक्रियाओं को सरल किया जा सकता है। पानी से जुड़े प्रोजेक्ट पर भी सरकार का विशेष फोकस रहेगा, क्योंकि बिना पानी न तो खेती चलती हैं और न ही जीवन। छोटे बड़े जल संरक्षण और आपूर्ति प्रोजेक्ट को
गति दी जा सकती है। कुल मिलाकर ये बजट अगर कागज से निकलकर जमीन तक पहुंचेगा तो राजस्थान के गांवों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकता है। लेकिन सवाल वही पुराना है, क्या घोषणाएं सिर्फ भाषणों तक सीमित रहेगी या खेतों तक पहुंचेगी? क्या किसान सिर्फ आंकड़ा रहेगा या नीति का केंद्र भी बनेगा? और कल जब बजट पेश होगा तो सिर्फ विधानसभा में मेजें नहीं थपथपेगी बल्कि गांवों में उम्मीदें भी जन्म लेगी, क्योंकि बजट कोई दस्तावेज नहीं होता, बजट एक भरोसा होता है। और राजस्थान का किसान कल देखेगा कि सरकार उसके साथ खड़ी है या सिर्फ उसके नाम पर खड़ी है। इसके साथ कल बाड़मेर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट के आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए बजट में घोषणा हो सकती हैं। रिफाइनरी प्रोजेक्ट को तय समय सीमा में पूरा करने को लेकर के सरकार एक नई घोषणा इस बजट के अंदर कर सकती है। और आज आखिर में विज्ञान की जगह जीवन दर्शन से जुड़े आपको रोचक तथ्य बताते हैं। आप इस वीडियो के अंदर जो दृश्य देख रहे हैं वो सिर्फ एक सांप और एक इंसान की कहानी नहीं है, वो हमारे पूरे जीवन का एक आईना है। वीडियो में एक व्यक्ति सांप को दूध पिला रहा है और शायद उसे लग रहा है कि वो दया कर रहा है, उपकार कर रहा है और संरक्षण दे रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में वही सांप उस व्यक्ति पर हमला कर देता है। और यहीं से सवाल उठता है कि गलती सांप की थी या फिर इंसान की समझ की, क्योंकि सांप का स्वभाव कभी बदला ही नहीं, वो तो वही है जो वो है, जहरीला है, खतरनाक है, हमला करने वाला। बदलना अगर किसी को था तो वो इंसान को था, जिसे ये भ्रम था कि प्यार, दूध और सहानुभूति से हर स्वभाव बदला जा सकता है। यही गलती हम अपने जीवन में बार बार करते हैं। हम उन लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जिनकी फितरत शुरू से साफ होती हैं। हम सोचते हैं कि समय के साथ वो सुधर जाएंगे, हमारी अच्छाई उन्हें बदल देगी, हमारी मदद उन्हें एक अच्छा इंसान बना देगी। लेकिन सच ये है कि कुछ लोग सांप की तरह और भी ज़्यादा, सांप से भी बदतर जहरीले होते हैं। आप उन्हें दूध पिलाइए या अमृत, उनका जहर खत्म नहीं होता। मौका मिलते ही वे डसते हैं। राजनीति में देख लीजिएगा, समाज में देख लीजिएगा, रिश्तों में देख लीजिएगा, दफ्तरों में देख लीजिएगा। और हम जिन लोगों को बार बार मौका देते हैं, जिनकी गलतियों को बार बार हम माफ़ करते हैं और जिनके जहर को हम अनदेखा करते हैं, वही लोग एक दिन हमें सबसे गहरी चोट देते हैं, क्योंकि हमने संकेतों को नज़रअंदाज किया होता, हमने सच्चाई को नहीं बल्कि अपनी उम्मीदों को सच मान लिया होता। तो ये वीडियो हमें सिखाता है कि हर किसी को बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, हर किसी पर भरोसा करना समझदारी नहीं होती, और हर रिश्ते में सहनशीलता का गुण नहीं बल्कि कई बार कमजोरियां बन जाती हैं। जीवन में सबसे ज़रूरी कला ये है कि आप सांप और साधु में फ़र्क पहचानें, क्योंकि साधु को दूध दीजिए तो आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन सांप को दूध दीजिए तो वो आपको ही डसेगा। और जब वो डसता है तो दर्द सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी होता है। इसलिए सबक साफ है, स्वभाव को पहचानिए, संकेतों को समझिए और ये मत भूलिए कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। बदलने की जिम्मेदारी आपकी नहीं, बचने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इस वीडियो से आप यही समझिएगा कि अक्सर दुनिया में जो दिखता है वो कभी होता नहीं है और जो होता है वो कभी दिखता नहीं है। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।